नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अमेरिका में जहां रूस के साथ संबंधों को लेकर ट्रंप सरकार के मंत्री मुश्किल में नजर आ रहे हैं, तो वहीं सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। ब्रेक्सिट के मुद्दे पर जहां ब्रिटेन में ऊपरी सदन में यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया, तो वहीं दक्षिण सूडान में लोगों को नसीब नहीं हो रहा भोजन तक का अधिकार। अन्य खबरें भी हैं साथ, लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के रूसी अधिकारियों से मुलाकात के मामले ने पकड़ा तूल, बढ़ा इस्तीफे का दबाव। जनरल ने जांच से खुद को किया अलग। यूएन में सीरिया के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव, रूस और चीन ने किया वीटो। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा लाया गया था ये प्रस्ताव। सीरिया में पलमायरा पर एक बार फिर सरकारी सेना का कब्जा। सुरक्षा बलों ने पूरे शहर से आईएस के आतंकियों को खदेड़ा। ब्रेक्सिट विधेयक पर संसद के ऊपरी सदन में मिली हार ने टेरेसा मे की बढ़ाई परेशानी। विधेयक में संशोधन की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित। ब्रेक्सिट के लिए सरकार को बातचीत शुरू करने का अधिकार मिलने में हो सकती है देरी। दाने दाने को मोहताज हैं अफ्रीका के 4 देश। दक्षिण सूडान अकालग्रस्त देश घोषित। यूएन के मुताबिक 58 लाख लोगों को है तत्काल भोजन की जरूरत। तो ये थी बड़ी खबरें, और अब सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां अमेरिकी राजनीति पर रूस की छाप का बढ़ रहा है विवाद। अमेरिका की राजनीति पर आजकल रूसी संबंधों का असर साफ दिख रहा है। पहले माइकल फ्लिन का इस्तीफा और अब जेफ सेशंस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप, जिनके चलते वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने कुछ गलत नहीं किया है। अमेरिकी एनएसए माइकल फ्लिन के इस्तीफे की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि ट्रंप प्रशासन के एक और कद्दावर मंत्री जेफ सेशंस पर रूस के साथ रिश्ते के आरोप लग गए। ट्रंप के चुनावी अभियान के सदस्यों का रूस के साथ संबंध होने का वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के बाद ट्रंप प्रशासन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है, जो अब तक लगातार इस बात से इनकार कर रहा था। सेशंस पर चुनावी अभियान के दौरान 2 बार रूसी राजदूत से मिलने का आरोप लगा। अखबार का दावा है कि सेशंस ने सीनेट में पुष्टि के दौरान सुनवाई में ये जानकारी छिपाई। नए खुलासे के बाद अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस डेमोक्रेट के वाक युद्ध के बीच ऐसे बवंडर में उलझे कि उन्हें जांच से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। मैंने अमेरिकी चुनाव अभियान से संबंधित किसी भी तरह की मौजूदा या भविष्य में की जाने वाली जांच से खुद को अलग करने का फैसला लिया है। व्हाइट हाउस ने सेशंस और रूसी राजदूत की मुलाकात की पुष्टि तो की है, लेकिन ये भी कहा है कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल ने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बचाव करते हुए जांच से खुद को अलग नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल को रूसी अधिकारियों के साथ अपने संपर्कों के बारे में भी पूरी जानकारी देने की भी बात कही। डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि जेफ सेशंस ने शपथ लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सामने अपनी इस मुलाकात की जानकारी छिपाई, लिहाजा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रूसी अधिकारियों से संपर्क रखने के बारे में अटॉर्नी जनरल के झूठे बयानों को देखते हुए हमें एक विशेष जांचकर्ता की जरूरत है, जो ट्रंप के साथियों के रूस के साथ संबंधों की जांच कर सके। तब तक उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। स्वतंत्र जांच आयोग ये जांच करे कि रूस और अमेरिका के बीच उस वक्त क्या हुआ था। ट्रंप की टीम की रूस से कथित संबंधों को लेकर अमेरिकी राजनीति पर रूस की छाप को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका फर्स्ट के नारों के साथ सत्ता में आए ट्रंप को उनकी नीति पर क्रेमलिन के अप्रत्यक्ष असर के आरोपों से जूझना पड़ेगा। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल में कुछ बदले नजर आ रहे हैं। सभी को साथ लेकर चलने का आश्वासन, घृणा के हर रूप में आलोचना, मेरिट आधारित आव्रजन नीति की बात करना, ये सब विचार डोनाल्ड ट्रंप के ही हैं, जो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में भाषण के दौरान सामने रखे। क्या यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलते दृष्टिकोण और बदलती नीतियों का संकेत है? अगर हाँ, तो ये कई देशों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है।
अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण तो नया था, लेकिन जुमलेबाजी वही पुरानी। जिस अमेरिकी जनता की नब्ज को टटोलकर ट्रंप ने सत्ता संभाली, अपने भाषण में उन्होंने आवाम को तो साधा ही, लेकिन दुनिया के सामने अपनी सरकार के भविष्य की रूपरेखा भी तय कर दी। बयानों से सुर्खियों में आने वाले ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अपनी नीति में नरमी लाने के संकेत भी दिए। मसलन अमेरिका में हो रहे जातीय और नस्लीय हमलों पर दुनिया भर में बेचैनी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण ट्रंप के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। यहां तक कि कंसास हमले पर कई दिनों तक चुप्पी साधने वाले ट्रंप के विरोध में आवाजें भी उठनी शुरू हो गई थी। लिहाजा उन्होंने भाषण की शुरुआत भी कंसास हमले की निंदा से की। कांग्रेस में ट्रंप अपने चिर परिचित अंदाज से उलट सभी को साथ लेकर चलने का आश्वासन देते नजर आए। भाषण के दौरान कई मौकों पर उन्होंने रिपब्लिकन्स के साथ साथ डेमोक्रेट सांसदों को भी साधने की कोशिश की। ट्रंप ने घृणा के हर रूप की आलोचना की। यहूदी सामुदायिक केंद्रों को निशाना बनाकर हाल में ही दी गई धमकियां और यहूदी कब्रिस्तानों में तोड़फोड़ की घटना के अलावा कंसास शहर में पिछले सप्ताह हुई गोलीबारी हमें याद दिलाती है कि हमारा देश नीतियों के मामले में भले ही बटा हुआ हो, लेकिन हमारा देश घृणा एवं बुराई के सभी रूपों की निंदा के लिए एकजुट होकर खड़ा है। हालांकि भाषण में नरम रुख के बावजूद कुछ मुद्दों पर ट्रंप अपने पॉपुलिस्ट नारों पर कायम रहे। उन्होंने कम कुशल कामगारों को अप्रवासन करदाताओं पर बोझ बताया, मेक्सिको की सीमा पर ग्रेट वॉल बनाने की शपथ ली, व्यापार समझौतों पर हमला बोलते हुए फ्री और फेयर ट्रेड की मांग की। इतना ही नहीं, ढांचागत क्षेत्र के विकास पर 1000 अरब डॉलर खर्च का आश्वासन दिया, जिसमें बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन सिद्धांत को लागू करने की बात कही। मैं फ्री ट्रेड का हिमायती हूँ, लेकिन फेयर ट्रेड भी होना चाहिए। हमें यह प्रयास करने होंगे कि कंपनियों को अमेरिका में बिजनेस करने का माहौल मिले। स्पष्ट नीतियों के साथ अप्रत्याशित फैसले लेने वाले ट्रंप प्रशासन के साथ अब तक दुनिया को तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही थी। लिहाजा कई देशों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है कि अब अमेरिका आने वाले अप्रवासियों के लिए मेरिट आधारित आव्रजन नीति अपनाई जाएगी। यानी ट्रंप की ये घोषणा हकीकत का रूप लेती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय पेशेवरों को मिलेगा, जहां मेरिट की कोई कमी नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देश मेरिट के आधार पर लोगों को आने देते हैं। हमें भी अपने यहाँ इमिग्रेशन नियमों में बदलाव करना होगा। यह मूलभूत सिद्धांत है कि जिन लोगों को अमेरिका में आने का मौका मिला है वो अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करें। अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भाषण के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने अंदाज के उलट अनेक मुद्दों पर समझौतावादी रुख अपनाने के संकेत देते नजर आए। यानी पूरे भाषण के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का एक नया रूप देखने को मिला, जो चुनाव से पहले या फिर सत्ता संभालने के बाद दुनिया को नहीं दिखा था। तो ट्रंप के रुख में तो दिख रहा है बदलाव, लेकिन सीरिया के मुद्दे पर रूस है कि मानता ही नहीं। अब खबरें एशिया से। सीरिया एक ऐसा देश जो विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच उठापटक का केंद्र बना हुआ है। आईएस और असद के बीच विभाजित रणनीति के तहत अब रासायनिक हथियारों के मुद्दे पर टकराव स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने के पश्चिमी देशों के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया है। चीन ने भी प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि जिसने भी रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है उसे परिणाम भुगतना होगा। अमेरिकी चुनाव के बाद ट्रंप और पुतिन की दोस्ती अभी परवान भी नहीं चढ़ी थी कि सीरिया मुद्दे पर दोनों एक दूसरे का विरोध कर बैठे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने के पश्चिमी देशों के प्रस्ताव पर जब रूस ने वीटो किया, तब पहली बार रूस और ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव की नौबत आ गई। प्रस्ताव में सीरिया के कुछ संगठनों, लोगों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध की पेशकश थी, क्योंकि इन सभी लोगों पर सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान रासायनिक हमले करने का आरोप है। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने रूस और चीन के विरोध को निराशाजनक दिन करार देते हुए सख्त रवैया अपनाने की चेतावनी दे दी। हम लोग आईएस को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस्लामिक स्टेट की क्रूरतापूर्वक कार्रवाई के जवाब में असद के निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक रासायनिक हथियारों का उपयोग है, उसके लिए दोनों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन ने कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना सीरिया के लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचाना है। This is Russia's 7th veto on Syria. ये 5 साल में रूस का 7वां वीटो है।
क्या हमें सीरिया के नागरिकों के हित को छोड़कर रूस द्वारा असद सरकार को समर्थन देने को सही ठहरा सकते हैं? over the protection of the Syrian people. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यह 7वां मौका है जब रूस ने वीटो का उपयोग करते हुए सीरिया की असद सरकार को बचाया है। पुतिन ने प्रतिबंध को अनुचित करार देते हुए कहा कि इससे शांति वार्ता को नुकसान पहुंच सकता है। शांति वार्ता के दौरान सीरियन लीडरशिप के खिलाफ प्रस्ताव लाना अनुचित और निराधार है। रूस ऐसी किसी भी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। रासायनिक हथियारों के उपयोग पर चीन का दृष्टिकोण साफ है। हम हमेशा इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन यह देखना होगा कि ये किन परिस्थितियों में किया गया है। सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था। दरअसल 2013 में असद सरकार ने रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की सहमति दी थी। इस प्रस्ताव को तैयार करने से पहले संयुक्त राष्ट्र और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक जांच की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्लोरीन गैस के इस्तेमाल से हमला करने की कम से कम 3 घटनाओं के पीछे सीरिया की असद सरकार का हाथ है, जबकि मस्टर्ड गैस के हमले की एक घटना के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को दोषी पाया गया था। जहां एक और सीरिया को लेकर रासायनिक हथियारों का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं सीरिया की सरकारी सेनाओं ने प्राचीन पलमायरा को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। सेना और सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने आईएस के आतंकियों को खदेड़कर शहर के अंदर तक अपनी पकड़ बना ली है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत बशर अल जाफरी ने कब्जे की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर को चरमपंथी संगठन से आजाद कर राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने वादे को पूरा किया है। दरअसल दिसंबर में जिहादियों ने यूनेस्को की सूची में शामिल इस पुरातात्विक स्थल पर फिर से कब्जा कर लिया था और इस प्राचीन शहर के कुछ हिस्सों को धमाकों से नष्ट कर दिया था। उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या को लेकर राजनयिक तनातनी के बीच इस मामले में गिरफ्तार किए गए एकमात्र उत्तर कोरियाई को रिहा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने घोषणा की थी कि री जोंग चोल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिहा किया जा रहा है। इस घोषणा के एक दिन बाद 47 वर्षीय चोल को रिहा कर दिया गया। उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच मलेशिया ने राजदूत कांग चोल को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। चीन ने देश का रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा की है। चीनी संसद द नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने रक्षा खर्च को बढ़ाए जाने की घोषणा की है। बजट में चीन का रक्षा खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% के करीब रखा गया है। पिछले वर्ष चीन ने अपना रक्षा खर्च 7.6% बढ़ा दिया था। दरअसल चीन ने रक्षा खर्च बढ़ाने की घोषणा तब की है जब अमेरिका ने भी देश का सैन्य खर्च 10% तक बढ़ाए जाने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तनाव को देखते हुए चीन ने ये फैसला लिया है। ब्रेक्सिट के मुद्दे पर ब्रिटेन में माहौल गरमाया हुआ है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को निचले सदन में जीत मिलने के बाद देश के ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये हार सिर्फ नाम मात्र के लिए है, क्योंकि जब ये विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में 13 मार्च को दोबारा पेश होगा तो यहाँ के सांसदों को संशोधन को पलटने का अधिकार होगा। ब्रेक्जिट पर शीर्ष अदालत के निराश होने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को निचली सदन में जीत तो मिल गई, लेकिन देश की ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से उन्हें करारा झटका लगा है। इस हार के बाद मार्च के आखिरी दिनों में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए शुरू होने वाली प्रक्रिया पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रेक्जिट से जुड़े एक विधेयक में संशोधन को लेकर मतदान के दौरान प्रधानमंत्री टेरेसा मे को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। सदन में हुए मतदान के दौरान सांसदों ने ब्रिटेन के ईयू से निकलने के बाद यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाले संशोधन के हक में मतदान दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संशोधन के लिए 256 के मुकाबले 358 मत ही पड़े। इस संशोधन में ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में रह रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।
दरअसल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में टेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत नहीं है। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सरकार को मिली हार केवल नाम मात्र के लिए है, क्योंकि जब ये विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में दोबारा पेश होगा तो यहाँ के सांसदों को संशोधन को पलटने का अधिकार होगा। संशोधन के पक्ष में मतदान किए जाने के बाद अब सरकार को अनुच्छेद 50 के तहत 3 माह के भीतर प्रस्तावों को पेश करना होगा, ताकि ब्रिटेन में रह रहे EU के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। बहरहाल निचले सदन में बहुमत होने की वजह से टेरेसा मे इस विधेयक पे संशोधन को पलटने को लेकर आश्वस्त हैं, जहां 13 मार्च को ये संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। जर्मनी और ट्यूनीशिया के बीच नया अप्रवासन समझौता हुआ है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये समझौता गैर कानूनी अप्रवासियों से निपटने में मदद करेगा। इस समझौते के तहत उन लोगों को जल्द से जल्द वापस ट्यूनीशिया भेजना संभव होगा जिनके शरण का आवेदन जर्मनी में ठुकरा दिया गया है। इसके अलावा ट्यूनीशिया को गरीबी से मुकाबले के लिए जर्मनी 25 करोड़ यूरो की भी मदद देगा। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा फियों की पत्नी पेनेलोप को मजिस्ट्रेट के आदेश पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके तत्काल बाद फियों ने अपना चुनावी दौरा रद्द कर कानूनी मामले से मुकाबला करने की घोषणा की। फियों पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते उन्होंने फर्जी नौकरी के नाम पर अपनी पत्नी को 9 लाख यूरो दिलवाए थे। सूत्रों के मुताबिक फियों से भी पूछताछ हो सकती है। तुर्की की एक अदालत ने जर्मन पत्रकार डेनिस यूसेल को आतंक और घृणा फैलाने के आरोप में जेल भिजवा दिया है। वो मामले की सुनवाई पूरी होने तक जेल में ही रहेंगे। यूसेल को तुर्की के ऊर्जा मंत्री का ईमेल अकाउंट हैक करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध होने के आरोप में 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी का कारण कुर्दों से संबंधित तुर्की सरकार की नीतियों के विरोध में लेख लिखने को माना जा रहा है। द वेल्ट अखबार से जुड़े यूसेल के पास तुर्की की भी नागरिकता है। आज दुनिया भर के देशों पर नजर डालें तो तस्वीर के 2 पहलू सामने आते हैं। एक ओर विकास की राह पर अग्रसर देश हैं, तो दूसरी ओर विकास तो दूर, दाने दाने को मोहताज भुखमरी से जूझते देश। और यही हालात हैं अफ्रीकी देशों दक्षिण सूडान, यमन, सोमालिया और उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का, जहां मानवीय आपदा के चलते आपातकालीन सहायता की जरूरत आन पड़ी है। नन्हे बच्चे जो अब हड्डियों का मात्र ढांचा रह गए हैं, अपने कलेजे के टुकड़ों को सीने से लगाए राहत के इंतजार में आंखें बिछाए ये लोग, भूख से बिलखते ये बच्चे, दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें दक्षिण सूडान, यमन, सोमालिया और उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में सूखे और भुखमरी के हालात की दर्दनाक दास्तान बयां कर रही हैं। इन 4 अफ्रीकी देशों में लगभग 2 करोड़ लोगों को सहायता की सख्त जरूरत है। 14 लाख बच्चे कुपोषण के चलते मौत की कगार पर हैं। दक्षिण सूडान में 58 लाख, सोमालिया में 55 लाख, यमन में 83 लाख और उत्तर पूर्व नाइजीरिया में 20 लाख लोगों को मदद की दरकार है। हालात इतने गंभीर हैं कि 6 साल में दुनिया का सबसे नया देश दक्षिण सूडान पहला देश बन गया है जिसने अपनी यूनिटी प्रांत में अकाल घोषित किया है। मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम और बाल सहायता कोष यूनिसेफ ने कहा है कि दक्षिण सूडान की करीब 82 लाख आबादी में से 58 लाख को तत्काल भोजन की जरूरत है। 10,000 की आबादी पर प्रतिदिन 2 लोगों की भूख से मौत हो रही है। 30% से भी ज्यादा भीषण कुपोषण से ग्रस्त है। दक्षिण सूडान अब तक के सबसे बड़े खाद्य संकट से जूझ रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच शांति के आधार पर अब संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान में, जहां असुरक्षा और हिंसा के चलते अब तक राहत नहीं पहुंच पा रही थी, खाद्य सामग्री बांटना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में पहले भी इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता रहा है, लेकिन अकाल ग्रस्त घोषित किया जाना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ नियम हैं। उन्हीं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने दक्षिण सूडान के कुछ क्षेत्रों में अकाल की घोषणा की है और फौरन अंतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ाने का आह्वान कर रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि दक्षिण सूडान में दिसंबर 2013 में छिड़े भीषण संग्राम के बाद से सुरक्षा की तलाश में अब तक 15 लाख लोग देश छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। 21 लाख लोग साल 2011 में अस्तित्व में आए इस देश के अंदर विस्थापित हो चुके हैं और फिलहाल इस युद्धग्रस्त देश को समस्या से उबरने का कोई समाधान नहीं मिल रहा। आज यहाँ के लोग घास तक खाने को मजबूर हैं। अब दक्षिण सूडान में मानवीय संकट के विकट हालात हैं और इसे आपातकालीन सहायता की जरूरत है।
88 वर्षीय मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक की जेल से जल्द रिहाई हो सकती है, क्योंकि मिस्र की सबसे बड़ी अपील कोर्ट ने उन्हें 2011 के विद्रोह के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया है। मुबारक को 2012 में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस केस की 2 बार फिर से सुनवाई हुई। विश्व संस्कृति में आज बात अफ्रीका के वुडाबी कबीले की, जिनका गेरेवल समारोह आजकल चल रहा है, जिसमें युवक और युवतियां अपने लिए तलाश कर रहे हैं एक जीवन साथी। किस तरह के रंग में रंगे हैं कबीले वाले इस समारोह में, आइए आपको दिखाते हैं। अफ्रीकी देश चाड का वुडाबी कबीला, जहां इन दिनों खास समारोह गेरेवुल चल रहा है। इस समारोह में खास मेकअप और पोशाक में तैयार होकर पुरुष पारंपरिक नृत्य में हिस्सा लेते हैं। मकसद जीवन साथी की तलाश। ये अफ्रीका की एक अकेली ऐसी संस्कृति है जो अपनी लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देती है। यहाँ शादीशुदा महिलाएं भी अगर पति से खुश नहीं हैं, तो किसी और पुरुष को चुन सकती हैं। वुडाबी पुरुष इस समारोह में शामिल होने के लिए काफी तैयारी करते हैं। वो चिकनी मिट्टी, पत्थर और जानवरों की हड्डियों को मिलाकर बनाए गए पेस्ट से अपने चेहरे का मेकअप करते हैं। वहीं कुछ पुरुषों का कहना है कि वो अपने सफेद दांतों को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए होठों को बैटरी से निकली कालिख से रंग लेते हैं। माथे को चौड़ा दिखाने के लिए अपने बालों को साफ कर लेते हैं। नृत्य के दौरान अपने आंखों को नचाना और साफ दांतों का प्रदर्शन महिलाओं को रिझाने का तरीका माना जाता है। गेरेवुल की तैयारियां सामुदायिक स्तर पर की जाती हैं। हर व्यक्ति पुरुषों को सुंदर तरीके से पेश करने में मदद करता है। इस समारोह में शामिल होने के लिए पुरुष घंटों तैयारी करते हैं। माना जाता है कि इस खास तरह के मेकअप में जादुई शक्तियां होती हैं। नारंगी रंग का पाउडर नाइजर के जांगोरिया के पास की एक पहाड़ी के पास पाया जाता है। कुछ कबीले तो इसके लिए 1400 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। वुडाबी महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत कम मेकअप करती हैं, लेकिन वो भी अपने रूप रंग पर खास ध्यान देती हैं। बालों को सजाने और चोटी बनाने पर उनका खास जोर रहता है। कई लड़कियों के चेहरे बचपन में ही खरोंचकर उस पर टैटू बना दिया जाता है। हफ्ते भर चलने वाले इस समारोह के अंत में महिला हाथ के इशारे से अपने पति का चुनाव करती हैं। समारोह खत्म हो जाने के बाद पुरुष अपने खानाबदोश जीवन की ओर लौट जाते हैं। वुडाबी को दुनिया की सबसे अहंकारी जनजाति माना जाता है, जो सदियों पहले अफ्रीका के इस हिस्से से पलायन करने वाले फुलानी और तुर्गे संस्कृति का एक सब ग्रुप है। ख्वाहिशों का क्या है, ये तो कम नहीं होती, परेशान कर देती हैं ये, इनकी आदत खत्म नहीं होती। रब खैर करे उनकी, जो पूरा करने में जुटे हैं रात दिन। रास्ता चलता जाता है, इनकी मंजिल खत्म नहीं होती। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniya@gmail.com। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ब्राजील कार्निवल की कुछ रोचक झलकियों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।